हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योमेट्री के इस क्लास में। आज हम ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, जिसको हम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ज्योमेट्री का सीरीज जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके सारे अपकमिंग एग्जाम जो 2025 में होने वाले हैं। ठीक है जी। तो हम चतुर्भुज को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको मजा आएगा एकदम जीरो लेवल से। जब हम चतुर्भुज को एक बेसिक तरीके से समझेंगे तो फिर चतुर्भुज के प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार देखने को मिलता है, जिसको हम कहेंगे आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं, सम चतुर्भुज जिसको हम रोम्बस कहते हैं, वर्ग जिसको स्क्वायर कहेंगे, समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, रेक्टेंगल जिसको हम आयत कहेंगे। तो बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जो कंटेंट का आप लैंग्वेज देखेंगे तो आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, आपको मजा आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, चलिए क्वाड्रिलेटरल जिसको हम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे, अगर हम चतुर्भुज को डिफाइन करने की बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है भाई साहब जो 4 भुजाओं से घिर कर बनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक आकृति दिखाई पड़ रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा, जिसका नामकरण किया गया है PQRS, जिसको हम कहेंगे चतुर्भुज, क्योंकि ये 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई है। ठीक है क्या? PQRS, ठीक है, ये आकृति है जिसको आप चतुर्भुज कह सकते हैं। आगे और बात करते हैं हम लोग। अगर एक चतुर्भुज के अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर पूछा जाए आपको कि वर्टेक्स की संख्या कितने होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। तो इस आकृति में PQRS आप देख पा रहे होंगे, PQRS यही तो है शीर्ष, जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो शीर्ष 2 भुजाओं को कनेक्ट करता है। एक ऐसा पॉइंट होता है वर्टेक्स, एक ऐसा पॉइंट होता है शीर्ष जो 2 भुजाओं को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस तरह से चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे? तो 4 शीर्ष होंगे भाई साहब, PQRS। ठीक है क्या? अगर आपको बोला जाए कि एक चतुर्भुज के अंदर साइड की संख्या कितने होंगे? 4। साइड का मतलब होता है भुजा। तो भाई साहब चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति होता है, तो भुजाओं की संख्या भी तो 4 होंगे ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, PQ एक भुजा, QR दूसरी भुजा, RS तीसरी भुजा, SP चौथी भुजा। ठीक है, तो PQ की लंबाई A है, QR की लंबाई B है, RS की लंबाई C है, SP की लंबाई D है। तो इस तरह से भुजाओं की संख्या अगर हम कहें तो 4 आपको देखने को मिल रहा है इस आकृति में। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी चतुर्भुज है, उसका परिमाप बताइए, पेरीमीटर बताइए भाई साहब, तो चतुर्भुज का परिमाप जिसको आप कहेंगे पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? चारों भुजाओं की जो लंबाई है ना, उसको आप जोड़ दो। ठीक है जी, तो आप कहेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D। इस तरह से आप किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई को ऐड करके आप उस चतुर्भुज का पेरीमीटर बता सकते हैं, परिमाप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक चतुर्भुज के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल की संख्या बताइए, ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। एंगल का मतलब जी कोण। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है कोण P, और ये क्या है? कोण Q, ये क्या है? कोण R, और ये क्या है? कोण S। इसी को हम क्या बोलते हैं? 4 इंटीरियर एंगल्स, 4 आंतरिक कोण। ठीक है, तो एक चतुर्भुज में आंतरिक कोण की संख्या कितने होंगे? तो आप कहेंगे 4, जैसे कि इस आकृति में आप देख पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? अगर अगर आपसे कोई कहे कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री के बराबर। जैसे एक ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, वैसे ही एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? तो आप ये चारों इंटरनल एंगल का सम करेंगे तो हमेशा ये 360 डिग्री देगा, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब हम डायगोनल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम विकर्ण के नाम से भी जानते हैं। किसी भी टाइप का चतुर्भुज कहिए, चाहे समांतर चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत या फिर वर्ग, किसी भी टाइप के चतुर्भुज में अगर आपसे कोई पूछे विकर्ण की संख्या बताओ तो आपका जवाब होना चाहिए 2। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो डायगोनल को हम डिफाइन कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने कहा ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नामकरण किया गया PQRS, जिसको हम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। तो इन एनी क्वाड्रिलेटरल द लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर अपोजिट कॉर्नर इज कॉल्ड डायगोनल। तो मैंने कहा कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक कॉर्नर मैंने पकड़ा P, दूसरा अपोजिट कॉर्नर क्या हो जाएगा, P के ठीक अपोजिट कॉर्नर R होगा क्या। तो ये दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल कहूंगा। मैंने कहा ये D1 है। समझ पाए क्या? किसी भी चतुर्भुज में एक कोने से दूसरे विपरीत कोने तक खींची गई रेखा को विकर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डायगोनल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। मैंने कहा ये एक विकर्ण D1 हो, दूसरा विकर्ण कैसे खींचेंगे, एक कोने से दूसरे विपरीत कोने तक खींची गई रेखा, यही है विकर्ण, जिसको मैंने कहा D2। तो इस तरह से D1 और D2 दो विकर्ण होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 2 होंगे। समझ पाए? किसी भी चतुर्भुज। ओके, देखिए दोस्तों, आप ना यहाँ पे दो तरह की आकृतियां देख पा रहे होंगे। एक को कहा मैंने रेक्टेंगल, जिसको हम आयत के नाम से जानेंगे। दूसरे को कहा मैंने पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। ठीक है क्या? आयत 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति है, साथ के साथ समांतर चतुर्भुज भी 4 भुजाओं से घिरकर बनी हुई आकृति है। मतलब ये दोनों के दोनों आकृतियां चतुर्भुज कहे जाएंगे। और एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है क्या। इसका मतलब क्या समझे कि आयत की सभी अंतःकोणों का योग, चारों अंतःकोणों का योग करेंगे तो 360 डिग्री के बराबर। साथ के साथ अगर हम समांतर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कर दें, सम कर दें, तो भी 360 डिग्री के बराबर। ये बात हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं, मेरी चाहत ये है कि भाई साहब आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप ये कहेंगे कि सर आयत के कंडीशन में ना आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहा है, यही कहेंगे। साथ के साथ सर समांतर चतुर्भुज के कंडीशन में भी आमने सामने की भुजा बराबर दिख रहा है। तो यही तो वो कॉमन बात है जो आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों ही आकृतियों में कॉमन है। कौन सी बात? आमने सामने की भुजा बराबर है सर। ठीक है क्या? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हम दोनों को डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इधर आइए, मैंने कहा कि अगर आपकी चाहत है एक आयत का निर्माण करना, तो दो जरूरी कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला जरूरी कंडीशन, एक ऐसे चतुर्भुज का निर्माण कर दो यहां पे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर। दूसरा जरूरी कंडीशन, चारों अंतःकोण में से प्रत्येक अंतःकोण एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, समकोण के बराबर होना चाहिए, राइट एंगल के बराबर होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, यही बात है। तो आप कहेंगे कि सर हम ऐसे चतुर्भुज को आयत कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन अगर हमारी चाहत है कि समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें, तो आपके पास मात्र और मात्र एक ही कंडीशन है, एक ही जरूरी कंडीशन है। ठीक है, और वो क्या है सर? वही कॉमन बात जो आयत और समांतर चतुर्भुज में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, कौन सी बात? आमने सामने की भुजा बराबर है यार। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज का आप निर्माण कर दो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, बस काम हो जाएगा। आप कह देंगे कि ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज, जिसको हम पैरेललोग्राम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी समांतर चतुर्भुज को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, अगर मैंने कहा कि सर समांतर जिसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक, तो एक ऐसा चतुर्भुज का निर्माण कर दो आप कि भाई साहब आमने सामने की जो भुजा है ये समांतर हो, आमने सामने की जो भुजा है ये पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल का मतलब समांतर। तो भी आप बोलेंगे कि ऐसे चतुर्भुज को, कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो अगर आपने आमने सामने की भुजा बराबर किया हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये आमने सामने की भुजा आपस में समांतर भी होंगे।
क्लियर है क्या? तो सर यहां आयत के कंडीशन में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये पैरेलल होंगे। हाँ बिल्कुल, ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये पैरेलल होंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक आयत को हमेशा हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन सर अगर मैं समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में ये अंतःकोण की बात करूं तो डजंट मैटर। अरे डजंट मैटर कि ये 90 डिग्री है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में ये जो अंतःकोण है ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक ही मात्र कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कहने के लिए कि आमने सामने की भुजा बराबर। तो इस वजह से हमने आयत को भी क्या कह दिया, समांतर चतुर्भुज कह दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है या फिर आमने सामने की भुजा समांतर है, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक कोण मान लो 90 डिग्री हो गया समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे क्या? तो इसका मतलब ये तो फिर आयत जैसा दिखेगा कि नहीं? अच्छा, लेकिन समांतर चतुर्भुज की कंडीशन में अगर हम कहें कोण को लेकर, तो ये कोण 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तब आप बोल देंगे कि समांतर चतुर्भुज को हम आयत कह देंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा ये जरूरी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आयत बनने के लिए आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर, और समांतर चतुर्भुज बनने के लिए एक ही कंडीशन, जस्ट आमने सामने की भुजा बराबर। डजंट मैटर कि ये जो अंदर में कोण बनेगा वो 90 डिग्री है या नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया एक कोण, मतलब बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर, तो आप कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज को हम आयत भी बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। समझ पा रहे हैं क्या? तो मैं अगर यहाँ पे इस नोट पॉइंट को लिखने की चाहत रखूं तो कैसे लिखूंगा कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को हमेशा हम आयत बोले। आगे और मैं लिख रहा हूं उसको पहले ध्यान से देखिए, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज को हमेशा हम आयत बोले, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है क्या बात? वो इसलिए क्योंकि ये जो समांतर चतुर्भुज की केस में अंतःकोण बनता है ना, ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया मतलब सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर, तब जाके आप बोलेंगे ये समांतर चतुर्भुज आयत, ठीक है। क्लियर है क्या? देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं ऐड करने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा समांतर चतुर्भुज की इस आकृति को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं? आयत को लेकर, ठीक है। कैसे सर? अरे ये जो आयत है ना, यहीं से तो समांतर चतुर्भुज मिला हुआ है, मतलब इस पेयर को आपको ध्यान में रखना है। आयत के साथ किसका पेयर बनेगा? समांतर चतुर्भुज का। सर आप क्या बोले? मैं ये बोलना चाह रहा हूं यार, ये आयत का शेप तो ध्यान में रहेगा हमेशा, ये बहुत कॉमन सा शेप होता है, ठीक है सर। अच्छा, इस आयत को आप ना इधर ऐसे धक्का दो, पुश करो, तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया। बाकी आप देखेंगे आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, ठीक है। मतलब इस आयत को थोड़ा सा आपने पिचक दिया तो इस तरह से शेप मिल गया, जिसको आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समझ पाए? तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का आप पेयर ध्यान में रखेंगे। ठीक उसी तरह अगला आता है स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस, इसका आप पेयर ध्यान में रखेंगे, जिसको हम कहेंगे वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक। ये एक वर्ग है, स्क्वायर कहेंगे, इसको आप इधर से ऐसे धक्का दो, ठीक, तो ऐसे ये पिचक जाएगा।
तो इस तरह के शेप को, इस तरह की आकृति को हम क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस के नाम से जानेंगे। ठीक, अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये एक चतुर्भुज है तो आप अग्री करेंगे, ये भी एक चतुर्भुज है, आप अग्री करेंगे। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पर भी चार भुजाओं से घिर के बनी हुई आकृति है, यहाँ पर भी चार भुजाओं से घिर के बनी हुई आकृति है। ठीक, अच्छा, वर्ग की कंडीशन में चारों भुजा आपस में बराबर है। अच्छा अच्छा सर, समचतुर्भुज की केस में भी चारों भुजा आपस में बराबर है, तभी तो मैं कह रहा हूं अगर इस वर्ग को थोड़ा सा ऐसे आपने धक्का दे दिया, ऐसे पिचक दिया, तो इस तरह के शेप मिलेगा, जिसको आप रोम्बस कहेंगे, समचतुर्भुज के नाम से जानेंगे। ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखिए यार, कंडीशन वाली बात है, अगर हम एक वर्ग बनाने की चाहत रखते हैं तो सारे के सारे भुजा बराबर हो ऐसा एक चतुर्भुज बनाओ, और साथ के साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक स्क्वायर मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, दो जरूरी कंडीशन है वर्ग बनाने के लिए, सारे के सारे भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, लेकिन आपको रोम्बस बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, चारों भुजा समान होना चाहिए, बात खत्म। समझ पाए क्या? चारों भुजा समान होना चाहिए, ऐसा एक चतुर्भुज बना दो, खत्म कहानी। आप डायरेक्ट बोल देंगे समांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस के नाम से जानेंगे इसको। क्लियर है क्या? अच्छा, तो सर अगर हम इसके अंदर के कोण के बारे में कहें, डजंट मैटर कि जो अंदर कोण बन रहा है रोम्बस में, ये 90 डिग्री है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। किसी चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहने के लिए सारे भुजाएं समान हो, इतना काफी है। अंदर में कोण 90 डिग्री है या नहीं, डजंट मैटर नहीं करेगा। ठीक है क्या? अच्छा, तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं, कौन सी बात, कि प्रत्येक, ठीक ना, प्रत्येक वर्ग को हमेशा हम क्या बोल सकते हैं? समचतुर्भुज, रोम्बस बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, देखिए, समचतुर्भुज, ठीक है, बोल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग को हमेशा हम रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूं, क्या आप प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं हमेशा? तो ये जरूरी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि समचतुर्भुज बनने के लिए कोण को लेकर, ठीक है, जो इंटरनल एंगल से, इसको लेकर कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मेरी चाहत है कि यहाँ पे एक कोण को मैं 90 डिग्री बना दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे के सारे कोण 90 डिग्री हो जाएंगे क्या? ठीक, तो वैसे तो इसके सारे भुजा बराबर थे ही, और मैं कोण को भी, सारे के सारे कोण को 90 डिग्री के बराबर कर दिया, मतलब ये तो फिर जस्ट वर्ग की तरह दिखेगा। लेकिन कब दिखेगा ऐसा? जब सारे के सारे भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री बन रहा हो, तब। ठीक है, प्रत्येक समचतुर्भुज को हमेशा हम वर्ग बोले, ऐसा जरूरी नहीं है। यही बात है, ऐसा जरूरी नहीं। इसका मतलब प्रत्येक समचतुर्भुज को हम वर्ग बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि समचतुर्भुज में, है ना, ये प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो हम कह पाएंगे कि ये समचतुर्भुज वर्ग बोला जाएगा। हाँ कि ना? देखिए, लास्ट टाइप का चतुर्भुज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कहेंगे हम समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम के नाम से भी जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, समलम चतुर्भुज के बारे में कहें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चतुर्भुज है। ऐसा क्यों कहा मैंने? तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि कोई भी चतुर्भुज चार भुजाओं से घिर कर बनी हुई होती है, हाँ कि ना? अच्छा, चार भुजाओं में से अगर मैं भुजाओं का पेयर बनाऊंगा, पेयर का मतलब क्या समझे? दो भुजा लीजिए, दो भुजा लेकर एक पेयर, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे क्या?
एक पेयर में 2 भुजा, तो 2 पेयर में 4 भुजा। तो भाई साहब ये एक चतुर्भुज है क्या? अच्छा, तो भुजाओं का पेयर आपको बनाना है, 2 भुजा लेकर एक पेयर। तो कैसे बनाना है उस पेयर को? तो आप देखिए ए और बी 2 भुजा हुआ, क्या ये आमने सामने वाली भुजा है? हाँ सर। तो 2 भुजाओं का एक पेयर बनाना है, वो भुजा कैसे होना चाहिए? आमने सामने वाली भुजा। ठीक है जी, ओके। दूसरा पेयर कैसे बनेगा? भुजा सी और भुजा डी, ये बिल्कुल आमने सामने वाली भुजा है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पेयर। तो इस तरह से एक चतुर्भुज में 2 भुजाओं का अगर हम पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बनेंगे। अब ध्यान से सुनना, समलंब चतुर्भुज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एक ट्रेपेजियम को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर अगर भुजाओं का एक पेयर समांतर हो और दूसरा पेयर समांतर ना हो, मैंने क्या बोला? अगर ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जो युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, वो समांतर है, पैरेलल है, और जो दूसरा युग्म बन रहा है भुजाओं का, वो समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो इस टाइप की जो चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने एक चतुर्भुज बनाया, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये चतुर्भुज दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, जिसमें आप देख पाएंगे ये जो आमने सामने की भुजा जो एक पेयर का निर्माण कर रहे हैं, युग्म का निर्माण कर रहे हैं, ये समांतर है क्या? हाँ सर। और जो दूसरा पेयर है, दूसरा युग्म है, वो समांतर नहीं है। तो क्या आप इसको समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे? यस, बिल्कुल सही बात। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे फिगर्स पॉसिबल हो सकते हैं भाई साहब, ये लो, ठीक है, ये इस तरह से एक मैंने चतुर्भुज का निर्माण किया है। आमने सामने की जो भुजा मिलकर पेयर का निर्माण कर रहे हैं, ये समांतर है क्या? जो दूसरा पेयर है ये समांतर है? नहीं, तो हम बोलेंगे ये ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज की जो आकृतियां होती है, इसको डिफाइन किया जाता है। जब भी ऐसा फिगर आपको दिखे जिसमें एक पेयर, भुजाओं का एक पेयर समांतर है और दूसरा पेयर समांतर नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसे चतुर्भुज को एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अगर कोई पूछे कि चतुर्भुज के टोटल कितने प्रकार होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार होंगे सर, जिसमें से सबसे पहला जो प्रकार है ट्रेपेजियम कहा जाएगा, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार रोम्बस कहा जाएगा, जिसको हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज का तीसरा प्रकार पैरेललोग्राम कहा जाएगा, जिसको हम समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज के चौथा प्रकार स्क्वायर कहा जाएगा, वर्ग के नाम से जाना जाता है। चतुर्भुज के 5वां प्रकार, जिसको हम रेक्टेंगल कहेंगे, आयत के नाम से जाना जाएगा। ठीक, और इनके जो आकार है, आकृति है, इसको ध्यान में रखने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है। और वो ट्रिक क्या है कि अगर आपको आयत की जो आकृति है वो कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा होता है, ये आपको ध्यान में है, तो आप क्या करेंगे, उस आयत को ऐसे आप पिचक दो, तो आपको क्या मिलेगा? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समझे क्या? तो आयत और समांतर चतुर्भुज का आपस में आप पेयर बना के आकृति को ध्यान रख सकते हैं, शेप को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, अगर हम कहें कि आपको ये ध्यान में है कि वर्ग दिखता कैसे है, स्क्वायर दिखता कैसे है, ठीक है, तो आप स्क्वायर को पिचक दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? समचतुर्भुज, जिसको हम कहेंगे रोम्बस। ठीक है, अब एक रह गया लास्ट वाला ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चतुर्भुज होता है। ठीक है जी, भुजाओं का एक पेयर समांतर हो और दूसरा पेयर समांतर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम के नाम से भी जानेंगे। ठीक है जी, तो ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार हमने देखे हैं, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, देन लास्ट ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो चतुर्भुज के इन 5 प्रकार के बारे में अगर हम कहें, तो आप चाहें तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे सर? पहला कैटेगरी होगा जब भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर हो, दूसरा कैटेगरी जब सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, तो चतुर्भुज में 4 भुजा, 2 भुजा को लेकर एक जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेंगे क्या? अच्छा, तो भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा अगर समांतर हो
पैरेलल हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? ऐसे चतुर्भुज को बोलेंगे हम समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे। तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं है, तो समलंब चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देख पाएंगे समांतर चतुर्भुज क्या कहता है भाई साहब? आमने सामने की भुजा समांतर होता है, ठीक है सर, तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक। तो यही बात आयत में भी देखने को मिलता है क्या? देखो ये चतुर्भुज है, इसका एक जोड़ा समांतर है, दूसरा जोड़ा भी समांतर है क्या? ये भी चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, हाँ सर, इसका एक जोड़ा समांतर है क्या? दूसरा जोड़ा भी समांतर है सर, हाँ कि ना? दोनों के दोनों जोड़ा, भुजाओं के दोनों जोड़ा समांतर है। यहां देखेंगे तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, सर दूसरा जोड़ा भी समांतर है, इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस के नाम से जानते हैं। तो आप क्या बोलेंगे पता है? आप बोलेंगे कि सर आमने सामने की भुजा समांतर हो तो हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, तो जितने भी आयत होंगे ये सभी के सभी समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे क्या? हाँ सर, साथ के साथ जितने भी आप वर्ग खींचेंगे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो भी एक पैरेललोग्राम होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, हाँ कि ना? जितने भी रोम्बस होते हैं, जिसको आप कहेंगे समचतुर्भुज, इसमें भी आमने सामने की भुजा समांतर है, तो आप बोलेंगे कि सर जितने भी रोम्बस होंगे वो भी एक पैरेललोग्राम होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो एक सवाल पूछ दिया गया था जिसमें डायरेक्ट फिगर बना दिया था और बोला गया था बताइए ये कौन सा चतुर्भुज खींचा गया है, ठीक। तो ये सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया सवाल है। एक चतुर्भुज बना के दिया गया है और बोला गया है व्हाट इज द फिगर ड्रॉन अबव, जो ऊपर में फिगर ड्रॉ किया गया ये कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम का फिगर है, ट्रेपेजियम का फिगर है, रोम्बस का फिगर है कि रेक्टेंगल का फिगर है, ठीक। तो इस फिगर को देखकर, इस चतुर्भुज को देखकर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भुजाओं का मात्र एक जोड़ा ऐसा है जो समांतर है क्या? पैरेलल है, और भुजाओं का जो दूसरा जोड़ा है ये समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे भाई साहब समलंब चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे, ठीक। अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में तो दोनों जोड़ा समांतर होता है, नहीं हो सकता। अगर आप रोम्बस की बात करेंगे तो इसमें भी दोनों जोड़ा समांतर होता है, नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम की बात करेंगे भाई साहब इसमें तो भुजाओं का दोनों जोड़ा समांतर होता है, ए नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है जी। तो ये है चतुर्भुज का बहुत बेसिक सा क्लास, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीजें हैं, जिसको मैंने एक सिंपल वे में डिलीवर करने का कोशिश किया। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा ये सेशन। अगर ऐसा है तो जरूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है जी। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें यार, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। अगला जो सेशन होगा चतुर्भुज का, उसमें हम चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार के बारे में हम पेरीमीटर को लेकर बात करेंगे, जिसको परिमाप कहेंगे, क्षेत्रफल को लेकर बात करेंगे, जिसको हम एरिया कहेंगे, ठीक है जी। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे, लगभग 20 से 25 सवाल भी देखेंगे, अलग अलग वैरायटी के सवाल, सारे चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल को लेकर, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय।